Hello everyone and welcome to our YouTube channel Bhavyam Classes. In today's class we are going to discuss the current affair of this particular week. यानी हम 20 से 26 फरवरी के जितने भी important questions हैं उसको इस क्लास में कवर करेंगे, जिसमें हम 60 क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको जो भी मैटर है वो बायलैंग्वेज तरीके से यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में प्रोवाइड होगा और एक्सप्लेनेशन भी दोनों मीडियम में आपके सामने रहेगी। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करके इसको सब्सक्राइब करवाना। तो अब इस वीडियो में 60 क्वेश्चंस के बाद हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की चीज़ों पर भी डिस्कशन करेंगे, जो आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें बेनिफिशियल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम 20 से 26 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने वाले हैं। यहां से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते छोड़े गए हैं, यानी इन विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश 12 लेपर्ड्स हैव बीन रिलीज्ड। ठीक है जी, क्या वो पन्ना नेशनल पार्क है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है या कान्हा किसली नेशनल पार्क है? कौन सा इसमें नेशनल पार्क है जहां पे क्या हुआ है, 12 चीते छोड़े गए हैं? अब किसी भी पर्टिकुलर एनिमल को कहीं पे अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं या गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ले रही है तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? बेसिक रीजन होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में उस एनिमल की कमी है या फिर वहां पे वो एक्सटिंग्विश की कैटेगरी में आ गया है, यानी वो वहां से बहुत जल्दी ही लुप्त होने वाला है। उस कैटेगरी में वहां पे कुछ स्पीशीज उस पर्टिकुलर एनिमल की, बर्ड की वहां पे ले जाई जाती है, जिससे वहां पे उस पर्टिकुलर स्पीशीज की जो हम कह सकते हैं वो बिल्कुल ही लुप्त ना हो जाए, बिल्कुल ही वहां से खत्म ना हो जाए। तो क्या लगता है आप लोगों को, भाई कौन सा मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे 12 चीतों को छोड़ा गया है? ठीक है जी, तो ये है हमारा कूनो नेशनल पार्क, यानी कूनो नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, जहां पे क्या किया गया है, 12 लेपर्ड्स जो है उनको रिलीज किया गया है और इसको 5 इयर्स के अंदर जो ये पूरी एक स्कीम है इसको कवर किया जाएगा और अप्रोक्स हम कह सकते हैं 50 चीतों को इसके अंदर छोड़ा जाएगा। यानी ये जो स्कीम है इसको 5 इयर्स के अंदर कवर किया जाएगा और 5 इयर्स में कितने 50 जो चीते हैं उनको इधर छोड़ा जाएगा, जिससे कि इस स्पीशीज की वहां पे कमी ना हो और धीरे धीरे फिर अपने आप पॉपुलेशन इनकी ग्रो वहां पे करती रहे। ठीक है जी, और ये लाए कहां से गए हैं? तो ये लाए गए हैं साउथ अफ्रीका से। ठीक है जी, कि कहां से लाए गए हैं? तो ये साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं। यानी भाई अब अगर 12 चीते छोड़े गए हैं तो उनको भी तो कहीं से लाया गया होगा, तो ये लाए गए हैं साउथ अफ्रीका से। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? यानी फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इन विच कंट्री अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल? फिजी, टोंगा, समाओ या वानुतु? कौन सी ऐसी हमारी जगह है जहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। यहां से आपको पता लग गया कि हमारे विदेश मंत्री कौन है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे विदेश मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है। ये सब चीजें आप जितना ज्यादा अपने माइंड में रखोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है कहाँ पे? फिजी में, टोंगा में, समोआ में या वानुतु में? तो क्या लगता है आप लोगों को कहाँ पे हुआ ये? तो ये हुआ है फिजी के अंदर 15 से 17 फरवरी में। कब हुआ है ये? 15 से 17 फरवरी के बीच में हुआ है और कहां पे हुआ है? फिजी में हुआ है। ठीक है जी, और अगर मैं बात करूं कि कैपिटल क्या है फिजी की, तो वो है सुवा। मैं बात कर रही हूं अगर कैपिटल क्या है फिजी की, तो वो है सुवा। अब अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल का, अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें कि उनका क्या रोल है, तो उनका एक बहुत ही मेन रोल है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एकीकरण में, अगर हम पॉलिटिकल को इसमें जोड़े तो उन्होंने एकीकरण में सहायता करी है। किनके एकीकरण में? उन्होंने जो रियासतें थी उनके एकीकरण में सहायता करी और वहां के जितने भी राजा थे, नवाब थे, उनको हमारे इंडिया में इंक्लूड कर लिया। कब? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था 1947 में, उस टाइम पे इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाई थी। और क्या किया था? जितने भी रियासतें थी उसके नवाबों को हमारे साथ भारत के अंदर ही जोड़ लिया था। ठीक है, और एक उसके लिए उन्होंने एक ट्रीटी पे साइन भी कराए थे।
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, ठीक है। इस ट्रीटी पे साइन करा के उन्होंने क्या किया था, जितनी भी रियासतें थी उनको एक तरफ कर लिया था, लेकिन फिर भी 4 रियासतें ऐसी रह गई थी जो इसमें नहीं आ पाई थी। लेकिन स्टिल उन्होंने इतना अहम इसमें योगदान दिया था जिसकी वजह से हमारा भारत देश जो है वो टूट नहीं पाया। अदरवाइज अंग्रेज क्या कर गए थे, वो एक ऐसा बीज बो गए थे जिसकी वजह से हमारा देश बिल्कुल ही टूट जाता है, क्योंकि जितनी भी रियासतें थी वो सोच रही थी अब अंग्रेज चले गए, अब हम अलग अलग तरीके से शासन करेंगे। तो ऐसे में कोई एक गवर्नमेंट, एक केंद्र सरकार नहीं हो पाती और अलग अलग नवाबी शासन करते रह जाते, और जो भी भारत में एकता है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाती, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में बन चुका था और बाकी जो भारत बचा था वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका है। अगर जो आप लोग में से कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट को भी इंक्लूड किए हुए हैं, यानी वो पॉलिटिकल भी पढ़ रहा है, तो उसके लिए तो ये टॉपिक जानना जरूरी भी है। तो हमने बात कर ली भाई फिजी में इनकी क्या की जाएगी, इनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया जाएगा 15 से 17 फरवरी के दौरान। कैपिटल क्या है फिजी की, वो है सुवा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चेतन शर्मा ने किस संगठन से अपना इस्तीफा दे दिया है। जितनी भी बार आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखे उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि कोई अगर ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, फेमस पर्सनालिटी है, और उसने अगर अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चेतन शर्मा हैज रिजाइन फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन, एफसीआई, बीसीसीआई, क्यूसीआई, एफआईसीसीआई। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां से चेतन शर्मा ने क्या किया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। चेतन शर्मा हैज रिजाइन फ्रॉम बीसीसीआई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इनका जो रेजिग्नेशन है ये एक्सेप्ट किसने किया है, तो इनका जो रेजिग्नेशन है ये एक्सेप्ट किया है इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने। सो हम कह सकते हैं कि इनका रेजिग्नेशन किसने एक्सेप्ट किया है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन ऑफ चेतन शर्मा। किसने किया है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने किया है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इनका रेजिग्नेशन क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कोई अगर ऐसी फेमस पर्सनालिटी है और वो अपने पोस्ट रेजिग्नेशन दे रही है तो वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और इन्होंने बीसीसीआई में किसको अपना इस्तीफा दिया है, अगर बीसीसीआई में से इस्तीफा दे रहे तो किसको दिया है इन्होंने, तो उन्होंने बीसीसीआई के जो चेयरमैन है, कौन, हमारे जय शाह, उनको इस्तीफा दिया है। किसको इस्तीफा दिया है इन्होंने, बीसीसीआई के जो चेयरमैन है इन्होंने उसको इस्तीफा दिया है, जो है जय शाह। और इनका एक्सेप्ट किसने किया है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इनका जो रेजिग्नेशन लेटर है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है, यानी विच कंट्री हैज लिफ्टेड इट्स टेम्पररी बैन ऑन द इंपोर्ट ऑफ फ्रोजन सी फूड फ्रॉम इंडिया। यानी जो उन्होंने एक टेम्पररी अस्थायी प्रतिबंध था जो फिक्स नहीं था, उसको कभी भी हटाया जा सकता था, उसको अब हटा दिया है भारत के फ्रोजन सी फूड पे से। लेकिन बात हो रही है वो कौन सा देश है, क्या वो ईरान है, ओमान है, सऊदी अरब है या कतर है, कौन सा है वो देश? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर। और अब जब ये टेम्पररी बैन है ये लगा कब था भाई, हट तो अब गया, अब हम बात कर रहे हैं फरवरी 2023, अब जो ये मंथ है इसमें हट गया, लेकिन एक्चुअल में कब लगा था, तो ये लगा था नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में इंडिया के जो फ्रोजन सी फूड है उसके ऊपर बैन लगा दिया था किसने, कतर ने, जो उसने क्या किया है अब उसको रिमूव कर लिया है, ठीक है जी। और जो लेकिन जो चिल्ड सी फूड है, यानी जो ठंडा सी फूड है, ठीक है, उस पे अभी भी जो बैन है वो कंटिन्यू रहने वाला है। फ्रोजन सी फूड में से भी जो चिल्ड सी फूड है उस पे जो बैन है वो कंटिन्यू रहने वाला है, ठीक है जी। तो हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट की बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ चिल्ड सी फूड विल कंटिन्यू, ठीक है। यानी कि जो इस एक्सपोर्ट यानी निर्यात पे जो बैन रहेगा वो तो कंटिन्यू रहेगा ही, किसका, चिल्ड सी फूड का। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन ने अयोध्या से कहां तक की यात्रा की शुरुआत की है? वेयर हैज द भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम अयोध्या? आगरा, जनकपुर, बीरगंज या चित्रकूट? यानी हमारी जो ये ट्रेन है इसने अयोध्या से लेकर कहां तक की शुरुआत अभी की है, आगरा तक की, जनकपुर की, बीरगंज की या चित्रकूट की? तो क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हेयर। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो यूपी के दो इंपॉर्टेंट जगह हैं, ठीक है, जो यूपी की मेन दो इंपॉर्टेंट जगह कौन कौन सी, एक तो अयोध्या और दूसरी जनकपुर, एक अयोध्या और दूसरी जनकपुर, इनके बीच में क्या करेगी, ये ट्रेन चलेगी। क्योंकि अयोध्या तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, अयोध्या आपको क्वेश्चन में गिवन है, बस आपसे वो क्या पूछ रहे हैं कि दूसरी जगह कौन सी है जहां तक वो चलेगी, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस ट्रेन में एक टाइम में कितने टूरिस्ट ट्रेवल कर सकते हैं, तो वो है 156, ठीक है। सो ट्रेन में कितने एक बार में कर सकते हैं, ट्रेन कैन कैरी 156 टूरिस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। कितने भाई, 156 एक बार में कर सकते हैं ट्रेवल ट्रेन के अंदर। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गृह मंत्रालय ने किसे आतंकवादी और आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो यहाँ पे बात हो रही है हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। यानी टेररिस्ट भी कहा है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का ही करार हमारे गृह मंत्रालय ने किसको दे दिया है? अब यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है हमारे गृह मंत्री कौन है, यानी हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो वो है अमित शाह जी। लेकिन अभी क्वेश्चन है क्या पुटअप हो रहा है कि गृह मंत्रालय ने किसको टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का करार दे दिया है? क्या वो हरविंदर सिंह संधू है, खालिस्तान टाइगर फोर्स है, जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स है, या ऑल ऑफ द अबव है, या सबको ही दे दिया है? तो क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर। क्यों? अगर आप लोगों को ना एक क्वेश्चन नहीं भी आए तो आप लोग यहां से भी समझना कि क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी और टेररिस्ट भी। तो हरविंदर सिंह संधू, हम ये क्या है, एक पर्टिकुलर इंसान का नाम, तो ये टेररिस्ट। खालिस्तान टाइगर फोर्स ये अपने आप बता रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। सिमिलरली गजनवी फोर्स क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये एक टेररिस्ट का नाम, तो टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर। और हमने बात कर ली कि हमारे प्रेजेंट होम मिनिस्टर कौन है, सो ही इज अमित शाह जी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी? सो इट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये क्या है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है जी। अब ये लगता किन किन पे है, किन किन प्रोडक्ट्स पे लगता है और इनका क्या स्लैब रेट रहता है, वो तो एक अलग डिस्कशन आ गया। बट अभी क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित हुई है जीएसटी परिषद की 49th नंबर की बैठक, over the 49th meeting of the GST held in New Delhi। क्या वो निर्मला सीतारमन जी हैं, एस नकुल है, नरेंद्र मोदी जी हैं, या शक्तिकांत दास जी हैं? कौन है जिसने जीएसटी परिषद की 49th मीटिंग जो हुई है, जो न्यू दिल्ली में हुई है, उसको आयोजित किया है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर। So we can say that Nirmala Sitharaman has presided over the 49th meeting of GST Council held in New Delhi on 18th February 2023। यानी कि जो ये जीएसटी परिषद की बैठक हुई है, ये कब हुई है? ये हुई है 18 फरवरी को, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? निर्मला सीतारमन जी ने की है। और हु इज निर्मला सीतारमन? सो शी इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी ये हमारे भारत की क्या है, ये भारत की वित्त मंत्री हैं और इन्होंने ही अभी इसकी अध्यक्षता की है। और ये मीटिंग हुई कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में हुई है। कब हुई है? 18 तारीख को हुई है। और ऑफ कोर्स ये बात है, जब जीएसटी काउंसिल है तो इसका मेन फोकस किस पे रहेगा? जीएसटी के टॉपिक्स पे रहेगा कि किस पे कितना टैक्स अब लगना चाहिए, किस पे से कितना हमें हटा देना चाहिए, और कैसे हमें सभी को ऐसे करें कि हम सभी लोग टैक्स भी पे करें जिसमें एक मिनिमाइज टैक्स रेट रहे। तो इन सब के ऊपर डिस्कशन करने के लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड हुई है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंजाब का पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला किस जिले के एनाखेड़ा गांव में शुरू हुआ है? पंजाब का पहला है, तो पहला जो चीज होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। अब क्या बात हो रही है? अब बात हो रही है झींगा मेला हुआ है, ये किस जिले के एनाखेड़ा गांव में हुआ है? So the first state level prawn fair of Punjab has started in Anakheda village of which district? फिरोजपुर, जालंधर, पटियाला और मुक्तसर। क्या लगता है आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है?
So option D is correct over here. So we can say that the first state level prawn fair of Punjab has started in Enakheda village of Muktsar district, और it has started on 17th Feb 2023. कब शुरू हुआ है भाई? ये शुरू हुआ है 17 फरवरी को. अब जो ये फेयर है इसका कोई और मतलब एक मेन मोटिव होगा, एक मेन ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि कोई भी अगर इवेंट हो रहा है तो इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो रहने ही वाला है. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम क्या करें, अवेयरनेस क्रिएट करें. किसके बारे में? कि हम कैसे फार्मिंग कर सकते हैं. किसकी? झींगा की. तो हम कैसे प्रॉन की फार्मिंग कर सकते हैं, कैसे लोगों को इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं, इसके बारे में बेसिकली बात यहाँ पे हुई है. और इसके साथ साथ हम फार्मर्स को कैसे एनकरेज करें, किसके लिए, फार्मिंग के लिए. इस टॉपिक को भी यहाँ पे लिया गया है. सो ऑब्जेक्टिव क्या रहा है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए और एनकरेज किया जाए, लोगों को एनकरेज किया जाए फार्मर्स को फार्मिंग के लिए. ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए AI चैटबॉट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ AI चैटबॉट लॉन्च बाय UIDAI? बेस फ्रेंड, ई आधार, AI बेस या आधार फ्रेंड? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कि कौन सा है AI चैटबॉट का नाम क्या है जिसको अभी लॉन्च किया है? बेस फ्रेंड है, ई आधार है, AI बेस है या आधार फ्रेंड है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर. यानी जो AI चैटबॉट लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आधार मित्र. हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? जो ये क्वेश्चन आ गया है आपका न्यू अपॉइंटमेंट से, तो ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आपका जो न्यू अपॉइंटमेंट वाली कैटेगरी में जाता है. सो हु हैज बिकम द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी? BS राजू, राणा प्रताप कलीता, हर्ष गुप्ता या फिर M सुचिंद्रा कुमार? कौन है जो अब सेना के क्या बने हैं? नए उप प्रमुख बने हैं. क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. सो वी कैन से दैट MV सुचिंद्रा कुमार हैज बिकम द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी. ठीक है, ये क्या बने हैं? ये हमारे सेना के नए उप प्रमुख बने हैं. ठीक है, और इनको असम रेजिडेंट में भी नियुक्त किया गया था. कब? जून 1985 में. तो इनको जून 1985 में क्या किया गया था? असम रेजिडेंट जो है वहां पे नियुक्त किया गया था. हम कह सकते हैं असम रेजिडेंट में इनको नियुक्त किया गया था. कब? जून 1985 में. अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? यानी कि हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2022-23? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सौराष्ट्र या महाराष्ट्र? अब ये क्वेश्चन कहाँ से है कि ये क्वेश्चन है आपका कि ये किसको किस चीज का प्राइज मिला है. सो अभी रणजी ट्रॉफी मिली है, लेकिन बात हो रही है किस स्टेट को मिली है यहाँ पे. और फिर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इसका रीजन क्या था देने का. ठीक है जी, इस दोनों चीजों पे भी हम डिस्कशन करने वाले हैं. तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ये जीती किसने है? सौराष्ट्र ने. यानी सौराष्ट्र हैज वॉन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2022 टू 2023. ठीक है, और इसने किसको हराकर जीती है? इसने बंगाल को हराकर जीती है. ये तो मैं क्या कह सकती हूँ कि इसने बंगाल को 9 विकेट से हराकर इस ट्रॉफी को जीता है. सौराष्ट्र ने क्या किया है? बंगाल को 9 विकेट से हराकर इस ट्रॉफी को जीता है. बंगाल को 9 विकेट से हराकर इस ट्रॉफी को उसने जीता है. सो वी कैन से दैट रणजी ट्रॉफी 2022-2023 हैज वॉन बाय सौराष्ट्र बाय डिफीटिंग बंगाल फ्रॉम 9 विकेट्स. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुजलाम सुफलाम जल अभियान. इसका 6वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? ये क्या है? ये जल अभियान है. अब जब नाम सब कुछ डिफाइन कर रहा है कि जल अभियान है, तो ये बेसिकली इसलिए होगा कि जिससे हम अवेयरनेस क्रिएट करें कि कैसे हमें अपने वाटर को सेव करना चाहिए. और ऐसा स्टेट में होगा जहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है, डेफिशिएंसी मिलती है. तो बात हो रही है जल अभियान का 6वां संस्करण किस राज्य में हुआ है? इन विच स्टेट द 6th एडिशन ऑफ सुजलाम सुफलाम जल अभियान स्टार्टेड? गुजरात, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? क्या लगता है आप लोगों को ये कहाँ पे शुरू हुआ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को ये कहाँ पे शुरू हुआ है?
सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर। और इसको स्टार्ट किसने किया है? इसको स्टार्ट किया है गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, इन्होंने। किन्होंने इसको स्टार्ट किया है भाई? भूपेंद्र पटेल ने इसको स्टार्ट किया है। और ये कौन है? ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। तो द सिक्स्थ एडिशन ऑफ सुजलम सुफलम जल अभियान स्टार्टेड इन गुजरात बाय भूपेंद्र पटेल। ठीक है। और अगर बात है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल एंड मेक मैक्सिमम यूज ऑफ रीयूज वाटर। ठीक है। तो हम क्या करें, हम अगेन एंड अगेन जो वाटर है उसको यूज करें, रेन वाटर का हम मैक्सिमम यूज कर सकें, और हम क्या करें, हम ग्राउंड लेवल से जो वाटर है उसको बनाएं। सो इसी पर्पज से हमने क्या किया है, इसको ऑब्जेक्टिव को शुरू किया है गुजरात में। ठीक है। तो मैं आपसे यही कह रही थी कि जो एक पर्टिकुलर जल अभियान है, जल वर्ड ने ही आपको सब कुछ डिफाइन कर दिया कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, कि इसको स्टार्ट करने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, शॉर्ट में कहें टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और इसमें किया क्या गया है कि कैसे हम ग्राउंड वाटर लेवल बनाएं। ठीक है। इसके अलावा कैसे हम अपने रेन वाटर का मैक्सिमाइज यूज करें, और साथ साथ कैसे हम वाटर को रीयूज करें, मतलब जहां जहां उसको हम रीयूज कर सकते हैं वहां उसका रीयूज किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा वाटर को सेव कर सके आगे फ्यूचर के लिए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस बैंक ने ईबीजी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की है? विच बैंक has started the facility of issuing EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक या आईडीबीआई बैंक? यानी किस बैंक ने ईबीजी जो ये योजना है इसको शुरू करने की बात की है, इसको शुरू करने की जो ये स्कीम है इसके ऊपर फोकस किया है। सो इंडियन ओवरसीज बैंक हैज स्टार्टेड द फैसिलिटी ऑफ इशूइंग ईबीजी स्कीम। ठीक है। अब ये इंडियन ओवरसीज बैंक है, ये कैसा बैंक है? तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है जी। यानी क्या है, ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। कैसा बैंक है ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। और इसी ने जो हमारी ये ईबीजी स्कीम है इसको स्टार्ट किया है, इसको लॉन्च किया है। ठीक है जी। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बात ध्यान रखना, इसको हमने कब एस्टेब्लिश किया था? February 1937 में। सो हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन February 1937। Our next question, from which year the ban on the sale of new gas and diesel cars by the European Parliament will come into force? यानी अब क्या किया है यूरोपियन पार्लियामेंट ने, एक किस चीज पे, हमारी न्यू गैस और डीजल कार्स के ऊपर, इनके सेल के ऊपर, इनके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है। बट ये एक्चुअल में कब से लगेगा? रूल तो बन गया है बट ये इम्प्लीमेंट कब होगा? यूरोपियन संसद द्वारा नई गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध किस वर्ष से लागू होगा? 2025, 30, 2035 से 2040? कौन सा वो ईयर है जिसमें इसको स्टार्ट किया जाएगा? ठीक है जी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। So the ban on the sale of new gas and diesel cars by the European Parliament will come into force in 2035. ठीक है। अब इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किसको अचीव कर लें? हम अचीव कर लें जीरो एमिशन को। यानी जितना भी ये जो पेट्रोल और डीजल इन सब से जो भी पोल्यूशन होता है उसको हम क्या कर लें? बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर लें। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ये लोग प्रमोट करेंगे। सो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इधर? टू प्रमोट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, to promote the use of electric vehicles and attain goal of zero emission। भाई अगर कोई भी चीज स्टार्ट हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजंस तो रहने वाले हैं। सो अब अगर हम बात कर रहे हैं कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने ये रूल क्यों बनाया, तो उसके पीछे बेसिक फोकस ये है कि वो क्या करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उसके यूज को प्रमोट करें और इसके साथ साथ वो फोकस करें जीरो एमिशन पे। यानी जो भी ज्यादा से ज्यादा वो क्या करें, पोल्यूशन का जो लेवल है उसको मिनिमाइज करें
हमारा जो यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल है उसको क्या किया जाए, उसको मिनिमाइज किया जाए, इसी के ऊपर इन्होंने फोकस करते हुए इस डिसीजन को लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित करेगी? यानी वेयर विल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹430 करोड़? कोलकाता, आगरा, सूरज या पुणे? भाई भारत की सरकार कर रही है, कितने रुपए लगा रही है? 430 करोड़ रुपए। किस चीज में? भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने में। अब बात हो रही है ये स्थापित इसको कहां पे करेगी, कहां इसको एस्टेब्लिश करेगी? कोलकाता, आगरा, सूरत या पुणे? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर. So the government of India set up the first waste to hydrogen plant at a cost of 430 crore in Pune, or we can say that this plant will be constructed by a private company. और कंपनी का नाम क्या है? The name of the company is Green Billion Limited. The name of the company is Green Billion Limited. और यही वो कंपनी है जिसने क्या किया है, इसका संयंत्र जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया है, उसका निर्माण किया है. ठीक है जी. अब हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? मासिक धर्म दर्द से पीड़ित महिलाओं को अवकाश देने के लिए कानून बनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? यानी अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो उसमें ऐसा पहला देश कौन सा है इसको क्या करेगा, उनके मेंस्ट्रुएशनल पेन के टाइम पे उनको रिलीफ देगा, उनको छुट्टी देगा उनके ऑफिस से, जिससे उनको प्रॉब्लम ना हो. वो जब तक अगर रिलीफ में नहीं आती तब तक वो छुट्टी ले सकती हैं. तो विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एनेक्ट अ लॉ टू गिव लीव टू वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेंस्ट्रुएशनल पेन? आप लोग जानते ही हैं, चाहे अगर मैं बात करूं गर्ल्स की या बॉयज की, दोनों ही जानते हैं कि ऐसे सिचुएशन में गर्ल्स पे या लेडीज की कैसी सिचुएशन हो जाती है. तो ऐसे में पहला यूरोपियन देश कौन सा है ऐसा जिसने ये लॉ निकाला है कि ऐसी लेडीज को क्या मिलेगी, उस टाइम पे ऑफिस से वो लीव ले सकती है? क्या वो फ्रांस है, स्पेन है, पोलैंड है या जर्मनी है? कौन सा है वो देश ऐसा जिसने ये नया रूल निकाला है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर. So we can say that Spain has become the first European country to enact a law to give leave to women suffering from menstruational pain. ठीक है, क्योंकि उस टाइम में सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि वो अपने वर्क को कंटिन्यू करें, इसलिए वुमेन्स को रिलीफ देने के लिए और उनके आगे प्रोग्रेस में उनको हेल्प करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है. ठीक है, और ये जो लॉ है ये और कहाँ पे है? ये प्रेजेंट टाइम में जापान, कंबोडिया, जाम्बिया, इन सब देशों में भी है. कहाँ पे है ये लॉ? और कहाँ पे है? जापान, कंबोडिया, जामिया, इन सब जगह पर भी ये लॉ जो है ये प्रेजेंट है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बलिया नारायण भागवत, इनका निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी अगर डेथ हो जाए तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि भाई वो किस क्षेत्र से जुड़े थे और उनकी डेथ कैसे हो गई, इस बारे में आपको थोड़ा अपडेटेड रहना चाहिए. सो बलिया नारायण भागवत हैज पास्ड अवे. ही वाज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड? क्रिकेट, ट्रीटमेंट, म्यूजिक और मेथड? क्या लगता है आप लोगों को? क्रिकेट, चिकित्सा, संगीत या विधि, ये किससे जुड़े हुए थे? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर. तो ये किससे जुड़े हुए थे? ये म्यूजिक से जुड़े हुए थे. तो बलिया नारायण भागवत हैज पास्ड अवे. ही वाज एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ म्यूजिक. किससे जुड़े हुए थे? ये म्यूजिक से जुड़े हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व बैंक के अध्यक्ष का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है? इससे पहले चेतन शर्मा, जिन्होंने अपना इस्तीफा किसको दिया था? जो ये बीसीसीआई ऑर्गेनाइजेशन थे, बिलोंग करते थे, और उन्होंने बीसीसीआई के जो चेयरमैन थे उनको अपना इस्तीफा दिया था, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इसको क्या किया था? एक्सेप्ट किया था. सो अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है. What is the name of the president of World Bank who has announced his resignation recently? So ये जो रेजिग्नेशन वाले क्वेश्चंस हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कौन है. क्या ये क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है, गीता गोपीनाथ है, डेविड मलपास है, ये क्रिस्टिन लैगार्ड है? कौन है जिन्होंने क्या किया है? ये
विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, लेकिन इन्होंने अब क्या किया है, अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो रहेगा। डेविड मॉलपर इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक हु हैज अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन रिसेंटली। और अगर मैं बात करूं कि जो ये वर्ल्ड बैंक है कब बना था, कब ये इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो ये हुई थी 1944 में। कब हुई थी भाई? ये हुई थी 1944 में। और अब इसका बेसिक रोल क्या है कि ये करता क्या है? सो इसका काम मेनली क्या है, हमारे को जो अलग अलग देश हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, ये भी एक इसका काम है, ठीक है। और इसका जो हम कह सकते हैं मुख्यालय कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये वॉशिंगटन डीसी में है। सो द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज इन वॉशिंगटन डीसी और इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1944। Now our next question is, who has topped National Geographic's Photo of the Year contest 2023? जो ये नेशनल ज्योग्राफिक फोटो ऑफ द ईयर का कॉन्टेस्ट हुआ है, इसको किसने जीता है? यानी नेशनल ज्योग्राफिक के फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? कार्तिक सुब्रमण्यम, अतुल कसबेस्कर, डब्बू रत्नानी या सुनी तारपोरवाला? कौन है वो जिसने इस को जीता है? किसको? हमारे नेशनल जियोग्राफिक फोटो ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट को। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर। कार्तिक सुब्रमण्यम हैज टॉप्ड नेशनल जियोग्राफिक फोटो ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट 2023, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, इन्होंने कम से कम 5000 फोटोज को पीछे छोड़ते हुए इस कॉन्टेस्ट को जीता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन्होंने कितनी, एटलीस्ट 5000 फोटोज ऐसी हैं जिसको बीट करते हुए इन्होंने इसको जीता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यूनिसेफ के द्वारा किस बाल अधिकार के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय यूनिसेफ एज द नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है जी। यानी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि यूनिसेफ के द्वारा कौन सा बाल अधिकार है उसको राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, आयुष्मान खुराना या रणवीर सिंह? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो हम बात कर रहे हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। आयुष्मान खुराना हैज बीन अपॉइंटेड बाय यूनिसेफ एज द नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है जी। अभी बात हो रही है यूनिसेफ की, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो बच्चे हैं, जो माताएं हैं, उनको ये हेल्प देता है। मतलब जो ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, जो किसी चीज से पीड़ित है, ये उनको हेल्प प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो माताएं हैं जो या फिर प्रेग्नेंट है किसी और वजह से, या हम कह सकते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं, वो उस चीज से पीड़ित हैं, उस चीज से जूझ रही हैं, उन सबको ये क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। और ये बना कब था? इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी भाई? इसके अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग? शालम भाई बी पटेल, विक्रम देवदत्त या बीवीआर सुब्रमण्यम? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर। यानी बीवीआर सुब्रमण्यम जो है वो क्या बने हैं? वो अब सीईओ के न्यू हमारे सीईओ यानी कि सीईओ बने हैं, जिसका मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब आपको पता होगा कि नीति आयोग मोदी जी के द्वारा 2015 में बना है, और इससे पहले क्या था? इससे पहले योजना आयोग था जिसको 2014 में भंग कर दिया गया था। 2014 में इसको भंग करते हुए ये इस बात की घोषणा की गई थी मोदी जी के द्वारा कि आने वाले टाइम में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आएगा जो इसी के वर्क को और बेटर तरीके से इंप्रूव्ड वे में आगे कंटिन्यू करेगा। और उसके बाद फिर 2015 में नीति आयोग बना, और अब इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन बने? बीवीआर सुब्रमण्यम बने। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये सुब्रमण्यम अय्यर का स्थान लेंगे। तो ये किसका स्थान लेंगे? ये हमारे सुब्रमण्यम अय्यर का स्थान लेंगे। और जो सुब्रमण्यम अय्यर है, इनको इंटरनल अफेयर्स का मेन एक्सपर्ट भी माना जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 76वें बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है? यानी हु हैज वॉन द बेस्ट फिल्म टाइटल एट द 76 बाफ्टा अवार्ड्स? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट,
इनिशियन के वंशी, टार या एलिव्स, यानी कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको भी 76 बाफ्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सो अकॉर्डिंग टू यू क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर. सो वी कैन से दैट All Quiet on the Western Front has won the Best Film title at the 76 BAFTA Awards. और इसको पहली बार कब दिया गया था? इसको पहली बार दिया गया था 1949 के अंदर. इसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? 1949 में इसको अवार्ड्स को देना शुरू कर दिया गया था. ठीक है जी. और उसके बाद अब बात करूं अगर मैं 2023 में, तो अब हम आ गए 76 अवार्ड पे, बाफ्ता अवार्ड, जिसमें अभी जो इस फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. फिर चाहे वो हम जनवरी मंथ की बात करें या फेब्रुवरी मंथ की, तो इन पे आप फोकस करते रहें कि जनवरी के मंथ में कौन से इंपॉर्टेंट डेज थे, फेब्रुवरी में या सो ऑन. अब बात हो रही है व्हेन इज द फाउंडेशन डे ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम सेलिब्रेटेड? 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी या 21 फरवरी? क्या लगता है आप लोगों को ये कब मनाया गया है? सो मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे 20 फरवरी करेक्ट ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि 20 फरवरी 1972 में अरुणाचल प्रदेश क्या बन गया था? केंद्र शासित प्रदेश बन गया था. यानी कि ये यूनियन टेरिटरी कब बना था? ये यूनियन टेरिटरी बना था 20 फरवरी 1972 में. और मिजोरम को भी तब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था. और इसी वजह से 20 फरवरी को ही इनका फाउंडेशन डे मनाया जाता है. तो किसी भी पर्टिकुलर आंसर के पीछे, किसी पर्टिकुलर चीज के पीछे एक रीजन, एक लॉजिक होता है. और वो लॉजिक यही है कि 20 फरवरी 1972 में इसको यूनियन टेरिटरी का और मिजोरम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था. इसी रीजन से हम इसको, इनका फाउंडेशन डे 20 फरवरी को मनाते हैं. अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेश ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षक प्रणाली का शुभारंभ किया है? यानी विच मेट्रो हैज लॉन्च इंडिजिनस ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या वो दिल्ली मेट्रो है, कोलकाता मेट्रो है, विशाखापट्टनम मेट्रो है या हैदराबाद मेट्रो है? तो कौन सी मेट्रो ऐसी है जिसने भी क्या किया है, पहली बार स्वदेश ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षक प्रणाली का शुभ आरंभ किया है? पहली बार किया है. जो चीज फर्स्ट टाइम हो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अभी बात हो रही है पहली बार ये किसने किया है. ठीक है जी. तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पहली बार ये किसने किया है. तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. यानी दिल्ली मेट्रो हैज लॉन्च इंडिजिनस ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम. यानी फर्स्ट टाइम किसने किया है? ये दिल्ली मेट्रो ने इस चीज पे फोकस किया है. और मैं आपको बताऊं ये किया कब है, तो ये किया है 18 फरवरी को. यानी 18 फरवरी 2023 पे इसमें मेनली फोकस किया गया है. अब हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि किस कंपनी के घरेलू उपकरण को विश्व स्तर पर वसूर्नी नाम दिया है? कंपनीज होम अप्लायंसेस हैव बीन नेम्ड वसूर्नी ग्लोबली? एलजी, वर्लपूल, फिलिप्स या बजाज? तो यहाँ पे कौन सी कंपनी ऐसी है जिसके घरेलू उपकरण को विश्व स्तर पर वसूर्नी नाम दिया गया है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो अभी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. और बात करूं फिलिप्स से कहाँ की, तो भैया नॉर्थ इंडिया की कंपनी है. और अभी इसको क्या नाम दिया गया है? इसको वर्सुनी नाम दिया गया है. तो ये आप लोग एकदम ध्यान रखना. जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो, जिससे आपका पूरे वीक का करंट अफेयर्स इन्हीं क्वेश्चंस में कंप्लीट होने वाला है. तो हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो एक कंपनी है फिलिप्स, इसको ये प्रोवाइड किया गया है. अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा अगला क्वेश्चन कहता है इन विच सिटी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिसेबल्ड पार्क हैज बीन लेड? यानी दुनिया के सबसे बड़े जो दिव्यांग पार्क है उसकी आधारशिला किस शहर में रखी गई है? पुणे में, नागपुर में, शोलापुर में या कटक में? तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो दिव्यांग पार्क है, ठीक है, जो मेनली किसके लिए है? जो डिसेबल्ड लोग, जिनको अब हम डिसेबल्ड ना कह के स्पेशल पर्सन, स्पेशल पीपल्स भी कहते हैं, तो उनके लिए जो एक पार्क है उसकी आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? पुणे में, नागपुर में, शोलापुर में या कटक में? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर है. यानी नागपुर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. यानी नागपुर के अंदर ये रखा गया है इसकी आधारशिला. यानी नागपुर
में हमारा जो सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क है उसकी आधारशिला रखी गई है। अब बात ये आती है कि पार्क का नाम क्या है, तो पार्क का नाम है अनुभूति समावेशी पार्क। पार्क का नाम भी बिल्कुल स्पेशल तरीके से डिसाइड किया गया है। पार्क का नाम है अनुभूति समावेशी पार्क, जो स्पेशली डिसेबल्ड पर्संस और हम कह सकते हैं स्पेशल पर्संस को मोटिवेट करने के लिए और उन्हीं के लिए बनाया गया है। अब बात आ रही है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन इसी क्लास में देखा और जिनकी हमने बात की वो किससे जुड़े हुए थे, तो वो म्यूजिक की फील्ड से जुड़े हुए थे। अब हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश कोहली जी की। तो ऐसे जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिनकी डेथ हो गई है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज वाले क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ओम प्रकाश कोहली हैज पास्ड अवे, ही वाज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, म्यूजिक या राइटर, यानी ये राजनीतिक विषय से जुड़े हुए हैं, खेल से संबंधित है, संगीत से संबंधित है, या फिर ये लेखक है। तो क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कि ये किससे जुड़े हुए हैं? सो ये पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, यानी ये he was associated with which field, so he was associated with the field of politics। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ये गुजरात में पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। और अब क्या हुआ है, अब 20 फरवरी को, अभी रिसेंट की बात करें तो 20 फरवरी को इनका निधन हो गया है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? सो आपको पता है मातृभाषा सब जगह की अलग अलग होती है, और अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो जब मातृभाषा की बात आई थी तो बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स इस बात पे भी हुए थे कि हम एक्चुअल में अगर हिंदी को मातृभाषा बनाएंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उस टाइम पे जो हिंदी विरोधी थे वो क्या कहते थे कि नहीं, हिंदी तो नहीं बननी चाहिए मातृभाषा, ये हम सबका क्या है, हम सबका अधिकारों का हनन है, हम सबके अधिकारों का वायलेंस हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जो हिंदी को प्रमोट करते थे वो क्या कहते थे, वो ये कहते थे कि हिंदी तो सबसे मेन है, जो हिंदी को ही प्रमोट नहीं कर रहा है उसको तो हिंदुस्तानी कहलाने का ही हक नहीं है। ऐसे भी कुछ कमिटमेंट्स है जो उस टाइम पे आए थे। फिर डिसीजन क्या निकला था कि अभी हम क्या करते हैं, अभी हम हिंदी को मातृभाषा बनाते नहीं है पूरे तरीके से। तो अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। When is इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड, 19 फेब, 20 फेब, 21 या फिर 22? और ये ध्यान रखना आप कोई भी डे पढ़ो सो साथ में उसकी थीम के ऊपर भी फोकस करना कि उस पर्टिकुलर डे की थीम क्या है। तो अभी हम बात करें इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये कब मनाया जाता है। सो क्या लगता है आप लोगों को ये कब मनाया जाता है? सो आवर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 फरवरी, यानी हम 21 फरवरी को क्या मनाते हैं, अपना अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। अब इसके पीछे कुछ थीम भी होगी, तो इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी इस बार मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन। इस बार इसकी थीम क्या थी, मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन इस बार इसकी थीम थी। और जो ये थीम है ये आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप किसी भी इंपॉर्टेंट डे के ऊपर ध्यान दो तो आपको उसकी एटलीस्ट थीम तो पता होनी ही चाहिए। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है। सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरे वर्ल्ड में पहली की बात हो रही है, यानी हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू प्ले 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस। क्या वो स्मृति मंधाना है, क्या वो हरमनप्रीत कौर है, क्या वो सूजी बेट्स है, या वो डान याट है? कौन है वो, जब क्या बनी है, दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं, ठीक है जी, जिन्होंने 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेला है। सो अभी हम बात कर रहे हैं वो कौन है यहाँ पे। सो वो कौन है, वो है हमारी हरमनप्रीत कौर। और इनसे पहले इतना बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पे किसी ने भी नहीं बनाया है, इसलिए यहाँ पे इनको ये पहली क्रिकेटर ऐसी बनी है। सो हरमनप्रीत कौर हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू प्ले 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 ये किस राज्य में शुरू हुआ है, यानी इन विच स्टेट खजुराहो डांस फेस्टिवल 2020 हैज स्टार्टेड। सो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो कहाँ पे हमारा खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 इसको मनाया गया है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर। और अगर अभी हम बात करें कि इसका हमने कौन सा एडिशन बनाया है, तो हमने इसका 49th एडिशन बनाया है,
यानी हमने इसका 49वां संस्करण 2023 के अंदर मनाया है। कब मनाया है हमने? 26 फरवरी। कब मनाया है भाई हमने मनाया है इसको 26 फरवरी को। ठीक है जी। और जब हमने ये मनाया तो इसका कुछ मेन मोटिव भी रहा होगा, तो इसमें हमने एक पर्टिकुलर कल्चर को भी प्रमोट यहाँ पे किया है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? इससे पहले हमने बात की कि जब 76 एडिशन हुआ बाफ्टा अवार्ड का, तो वो किसने जीता है। अब हम बात कर रहे हैं कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। सो विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स? तो वो कौन सा है? क्या ब्रह्मास्त्र है, कश्मीरी, गंगूबाई तिवारी है, या फिर वुल्फिया भेड़िया? मतलब कौन सी फिल्म ऐसी है जिसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा अवार्ड ऐसा है, कौन सी फिल्म ऐसी है जिसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और अवार्ड्स के बारे में अगर आपने ना सुना हो, बस ये अवार्ड्स तो ऐसा है जो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। सो क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। यानी यहाँ पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? द कश्मीरी फाइल्स को यहाँ पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो वो मिला है रणबीर कपूर को। थोड़ा एडिशनल जान ही लेते हैं कि भाई बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहाँ पे मिला है रणबीर कपूर। यानी जब इसी अवार्ड्स के अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तो बेस्ट फिल्म द कश्मीरी फाइल्स, बेस्ट एक्टर कौन? रणबीर कपूर। और अगर मैं बात करूं कि बेस्ट एक्ट्रेस कौन, तो वो आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट को यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमानेंट मिशन राउंड बैटल सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यानी ये सम्मेलन हो रहा है, इसकी मेजबानी, इसकी होस्टिंग कौन सा देश करने वाला है? विच will host a permanent mission round tables conference at the United Nation headquarter? इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया या जापान? तो कौन सा ऐसा देश है जो इस समिट की क्या करेगा? मेजबानी करेगा या इसकी होस्टिंग करेगा? तो क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर है। और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अपना इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें बेसिक फोकस किस पे रहेगा? बेसिक फोकस रहेगा इंडिया की अचीवमेंट्स पे, कि इंडिया की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, या उसकी गौरव गाथा पे, यानी उसने क्या क्या चीजें उपलब्ध की हैं, क्या उसकी उपलब्धियां हैं। इन सभी के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाएगा इस सम्मेलन के अंदर। और इसकी होस्टिंग कौन कर रहा है? इसकी होस्टिंग कर रहा है इंडिया। और अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो ये क्या है? ये एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसको आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि भाई इसके 6 इंपॉर्टेंट अंग होते हैं, 6 प्रमुख अंग होते हैं। ये आपको आपकी 12th की पॉलिटिकल में मिल जाएगा, और जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी टॉपिक उनके पॉलिटिकल के डोमेन में मिलेगा, जिसमें वो संयुक्त राष्ट्र और उसके जो 6 अंग हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? यानी इन विच स्टेट द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी बिल्ट इन नॉर्थ इंडिया? गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा या पंजाब? तो कहां पे हमारा पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। सो द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी बिल्ड इन नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा। ठीक है। अब ये बात आई कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं कौन? जितेंद्र सिंह। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने इस बारे में अनाउंसमेंट की है कि हमारा जो ये पहला ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है हरियाणा में। ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान रखना कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है ये कौन है? जितेंद्र सिंह है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुनिया की सबसे ऊंचा फ्रोजन लेक मैराथन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई है? यानी इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाज द वर्ल्ड हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन ऑर्गेनाइज्ड? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। सो अकॉर्डिंग टू यू विच ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर? क्या लगता है आपको भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है?
ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर. सो वी कैन से डैट कि द वर्ल्ड हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन ऑर्गेनाइज कहाँ पे हो रही है? लद्दाख में हो रही है. कहाँ पे हो रही है भाई? लद्दाख के अंदर ऑर्गेनाइज हो रही है. और अब इसकी मेन थीम क्या है? सो द थीम इज द लास्ट रन. थीम क्या है इसकी? थीम है द लास्ट रन. अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया है? फ्रॉम वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च? देहरादून, जयपुर, ईटानगर या चेंगलपट्टू? तो कहां से हमारा भारत का पहला हाइब्रिड लॉन्च किया गया है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर. सो इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च इन चेंगलपट्टू. और इसको मैं बताऊं आपको, जो टॉप 100 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मिलकर इसको बनाया है. सो मैं क्या कह सकती हूँ कि रॉकेट इज मेड बाय सिलेक्टेड 100 स्टूडेंट्स. यानी जो टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं सिलेक्टेड है, तो मतलब भाई बहुत शीर्ष पे है या उनके अंदर कोई बेस्ट क्वालिटी है, उन्होंने मिलकर इस रॉकेट को बनाया है. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने मिस्र में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? यानी हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द मैंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट ऑफ द आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप इन इजिप्ट? क्या लगता है आपको वो कौन है? वरुण तोमर, भावेश शेखावत, अनीश भानवाला या रुद्राक्ष पाटिल? कौन है वो जिन्होंने क्या किया है अभी आईएसएफ निशानेबाजी जो विश्व कप हुई इसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर. सो वी कैन से दैट Rudraksh Patil has won the gold medal in the men's 10-meter air rifle event of the ISSF Shooting World Cup in Egypt by defeating whom? By defeating Ulbricht of Germany. यानी जो उलब्रिच हैं कहाँ के? जर्मनी के हैं. उनको हरा करके, किससे हरा करके? 16.8 से हरा करके इन्होंने क्या किया है? इसको जीत लिया है. किसको? गोल्ड मेडल को इन्होंने जीत लिया है 16.8 से इसको हरा करके. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की कि भारतीय मुक्केबाजी टीम के नए विदेशी कोच कौन बने हैं? यानी ये क्वेश्चन भी आपका कहां से जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन भी आपका अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है. सो अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना. सो हु हैज बिकम द न्यू फॉरेन कोच ऑफ द इंडियन बॉक्सिंग टीम? क्या वो टेडी एटलस है, एडी फच है, दिमित्री दिमुत्रक है या एमानुएल स्टीवर्ड है? कौन है वो? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर. ओके जी, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपना? यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. सो वी कैन से दैट कि दिमित्री दिमुत्रिक हैज बिकम द न्यू फॉरेन कोच ऑफ द इंडियन बॉक्सिंग टीम. ठीक है, और इसको अपॉइंट किसने किया है? इसको अपॉइंट किया है बीएफआई ने. और बीएफआई की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वो क्या है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. सो इसको किसने अपॉइंट किया है? इसको अपॉइंट किया है बीएफआई ने. और फुल फॉर्म ऑफ बीएफआई बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. ये क्वेश्चन आपका न्यू अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से फोकस करके रखना. इससे पहले हमने बात की थी एक और अपॉइंटमेंट की कि अभी नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं. अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो इंडियन बॉक्सिंग टीम है इसके कोच कौन बने हैं. सो ऐसे जितनी भी अपॉइंटमेंट्स आप देखते जाओ उसका ध्यान रखना. इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है उनका निधन कब हो गया, जैसे हमने बात करी कि पहले का निधन हुआ वो संगीत से जुड़े हुए थे, फिर एक और की बात करी वो पॉलिटिक्स की फील्ड से जुड़े हुए थे, वो भी वो कहाँ पे? गुजरात की फील्ड से जुड़े हुए थे. इसके बाद हमने किस बारे में बात की कि भाई किस किस को कौन कौन से मेडल्स मिल रहे हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. और अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डेज पे डिस्कस करो तो उसकी थीम को जरूर फोकस करना. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंट एवरेस्ट के ऊपर कितनी ऊंचाई पर दुनिया का सबसे
ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है? यानी एट व्हाट हाइट अबव माउंट एवरेस्ट हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन बीन एस्टेब्लिश्ड? 8,820 मीटर, 8,810 मीटर, 8,718 मीटर या 8,835 मीटर? यानी कितनी हाइट पे, माउंट एवरेस्ट से कितनी हाइट पे हमारा वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन एस्टेब्लिश किया गया है? तो वो हाइट आपसे पूछी जा रही है कि आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? यानी आप लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो एक्चुअल हाइट कितनी है? 8,810 मीटर है। कितनी है भाई? 8,810 मीटर है। और अगर मैं आपको बताऊं तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अगर हम बात करें पहली महिला कौन थी, तो वो जापान की थी। कौन थी? जापान की जुल्फो तेबई। जापान की जुल्फो तेबई कौन थी? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला थी। क्योंकि अगर हम यहाँ पे माउंट एवरेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो हम ये टॉपिक भी डिस्कस करते चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? यानी जो विधि आयोग का कार्यकाल चलता है, जो उसका एक टाइम पीरियड होता है, वो उसका 22nd टाइम पीरियड चल रहा है, उसको कितने टाइम के लिए बढ़ाया गया है? टिल विच ईयर द टेन्योर ऑफ द 22nd लॉ कमीशन हैज बीन एक्सटेंडेड? 2024, 2025, 2026 से 2027? कब तक के लिए जो उनका कार्यकाल है उसको बढ़ाया गया है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर। यानी 2024 के लिए बढ़ाया गया है और इसका कार्यकाल शुरू कब हुआ था? 7 नवंबर 2022 में इसका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था और अब इसका कार्यकाल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर हम बात करें विधि आयोग की, तो ये जो एक टॉपिक है ना, ये आपका पॉलिटिकल में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको ये बात पता हो तो हमने डिस्कस भी किया था कि जो विधि आयोग की हम कह सकते हैं उनकी जो सिफारिशें होती हैं वो कैसी होती हैं? वो सिर्फ एडवाइजरी होती हैं। उनका जो कंसेप्ट है वो एडवाइजरी है, यानी वो किसी पे फोर्सेबल नहीं है। वो सरकार उस चीज को माने या नहीं वो उसकी अपनी मर्जी है। तो अभी हम सिर्फ इनके कार्यकाल की बात कर रहे हैं कि वो कब तक के लिए बढ़ गया है। वो बढ़ गया है 2024 तक के लिए। और ये कैसा है? गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है जी। जो क्या करता है कि अगर कोई उसको लगता है कि भाई ये कानून है, उसमें इंप्लीमेंट करने से पहले इसमें कोई सुधार कर लो, या इंप्लीमेंट हो चुका है स्टिल इसमें कोई गुजारिश है कि इसमें यार सुधार होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, वो उस चीज पे एडवाइस देता है। बट इसकी फिर वही बात आ गई कि इसकी जो एडवाइस है या जो इसका काम है वो कैसा है? एडवाइजरी है, यानी कि वो फोर्सेबल नहीं है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व स्काउट दिवस ये कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड स्काउट डे सेलिब्रेटेड? 22 फरवरी, 21 फरवरी, 20 फरवरी या 19 फरवरी? जो हमारा विश्व स्काउट दिवस है इसको कब मनाया गया है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर। वर्ल्ड स्काउट डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 22 फरवरी। और अभी किसके जन्म दिवस पे मनाया गया है? तो ये मनाया गया है लॉर्ड रॉबर्ट बैडेन के जन्म दिवस पर। लॉर्ड रॉबर्ट बैडेन के जन्म दिवस पर हमारा क्या मनाया जाता है? विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी। और अगर हम बताएं तो इसमें क्या होता है? प्रति वर्ष यानी हर ईयर क्या होता है? लाखों ही बाय स्काउट्स के द्वारा इसको मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली बाय मिलियंस ऑफ बाय स्काउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमला कस्तूरी कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? फिर से वही बात कह रही हूँ कि जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान रखना। क्योंकि अगर हम अलग अलग सीरीज चलाएं कि ये आज हम इंपॉर्टेंट डेट्स वाले देख रहे हैं, आज हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख रहे हैं, इट्स बेटर कि हम उसको वीकली रिवाइज करते चलें। अभी बात हो रही है हु इज कमला कस्तूरी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। क्या वो पर्यावरण विद एनवायरमेंटलिस्ट है, या फिर वो वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, खिलाड़ी प्लेयर है, या वो साहित्यकार लिटरेयर है? तो कौन है वो कमला कस्तूरी जिनकी अभी प्रेजेंट में जिनका निधन हो गया है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर है। और मैं आपको बताऊं इन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में, यानी मैं कह सकती हूँ इन्होंने एनवायरमेंट को बचाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान अपना दिया है। ठीक है जी। अब हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन पहला देश बन गया है जिसके साथ सीमा पार पर्सन टू पर्सन भुगतान सुविधा शुरू की गई है? यानी विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री विद विच क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च। तो कौन सा देश बन गया है वो? क्या वो ऑस्ट्रेलिया है,
कनाडा है, सिंगापुर है या जापान है? तो कौन सा देश है भाई वो? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। तो फर्स्ट कंट्री जो जिसने क्या किया है पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी लॉन्च किया है वो कौन सा है? वो सिंगापुर है। कौन सा है भाई? सिंगापुर है। ठीक है। और अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत में वो क्या है? भारत में वो यूपीआई है। लेकिन अगर हम सिंगापुर की बात करें कि सिंगापुर में वो क्या है, तो वो पे नाउ है। ध्यान रखना। If we will talk about India, so it is UPI, and in Singapore, it is Pay Now. Our next question is, कौन सा देश म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करता है? यानी विच कंट्री होस्ट द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस? जापान, इटली, जर्मनी या ब्रिटेन? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा देश है जो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करता है, उसकी होस्टिंग करता है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है जी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। सो वी कैन से दैट जर्मनी होस्ट द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। और ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस पे किस चीज पे फोकस किया जाता है? हमारे ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज पे फोकस किया जाता है। ठीक है। सो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस फोर्सेज ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज। ठीक है। किस पे फोकस करता है? ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज पे फोकस करता है। और अभी इसकी होस्टिंग किसके द्वारा हुई है? इसकी होस्टिंग की है अभी जर्मनी ने। ठीक है जी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के पूंजीगत खरीद बजट का कितना प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है? यानी व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट इज earmarked फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री? 70%, 75%, 80% या 50%? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पे भारत का जो पूंजीगत खरीद बजट है उसमें कितना प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए? जो बजट बनता है तो उसमें हर एक चीज को प्री डिसाइड कर लिया जाता है कि इसका ये रहेगा, इसका ये परसेंटेज रहेगा। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अभी बात हो रही है यहाँ पे घरेलू उद्योग यानी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री की। तो क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। जो हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। उन्होंने 2023 से 2029 वाला जो टाइम पीरियड है ना, उसके बीच में बताया है क्या कि जो हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे बजट रहेगा वो 75% रहेगा। तो किसने बताया है? हमारे रक्षा मंत्री ने। और ये कौन है? ये है राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने क्या कहा है? जिन्होंने ये बात कही है कि 2023 और 29 के बीच में जो टाइम पीरियड रहने वाला है, इसमें कितना परसेंट? 75% किसको जाएगा? 75% जाएगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। ठीक है। यानी उसको एक प्री क्लैरिफाइड कर दिया है कि 75% किसके लिए एलोकेट है? 75% डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए एलोकेट है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ग्लोबल टेक समिट जीटीएस 2023 का मेजबान कौन है? तो भी जितने भी ऐसे सम्मेलन है कि इसकी होस्टिंग कौन कर रहा है, इस चीज पे भी आप अच्छे से फोकस रखना अपना। सो हु इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल टेक समिट जीटीएस 2023? क्या वो विशाखापट्टनम है, कोची है, बेंगलुरु है या मुंबई है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर। सो वी कैन से दैट विशाखापट्टनम इज द होस्ट ऑफ जीटीएस 2023। और अगर बात करूं तो इसमें 1000+ पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं। जो ये समिट होगा इसमें 1000+ पार्टिसिपेंट्स भाग लेंगे, यानी 1000 से ज्यादा इसमें प्रतियोगी होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इसकी होस्टिंग कौन कर रहा है? इसकी होस्टिंग विशाखापट्टनम करने वाला है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संसद रत्न अवार्ड 2023 में किस नेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? यानी जितने भी ये अवार्ड्स हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी विच लीडर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एज संसद रत्न अवार्ड 2023? तो कौन है वो? टीके रंगराजन है, विद्युत बरण मेहता है, गोपाल चेन्नई शेट्टी है या डॉक्टर अनमोल राम कोले हैं? कौन है वो जिनको इस अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर। ठीक है जी। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। और मैं आपको बताऊं, टोटल संसद के 13 सदस्य और 2 संसदीय समिति के सदस्य, इन सभी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संसद के कितने?
13 मेंबर्स, और अगर मैं बात करूं 2 संसदीय समिति के मेंबर्स, इन सभी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जन अभियान की शुरुआत कहाँ की है? इससे पहले एक जल अभियान और हमने पढ़ा था, जो हमने कहाँ पढ़ा था? गुजरात में, इसी वीडियो लेक्चर के अंदर। अब हम पढ़ रहे हैं जी नरेंद्र मोदी जी ने जल जन अभियान की शुरुआत की है, तो भी हम देखेंगे कि वो कहाँ पे है। ठीक है जी। अगर आप पढ़ रहे हो जल अभियान, तो उसका मेन फोकस क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ऐसे अवेयरनेस क्रिएट करें जिससे क्या हो, मैक्सिमाइज यूज हो रेन वाटर का, इसके अलावा वाटर को रीयूज किया जाए और ग्राउंड लेवल से वाटर जनरेट करने की कोशिश की जाए, जिससे क्या हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वाटर हम प्रिजर्व कर सके। सो वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टार्टेड जल जन अभियान? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या गुजरात? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान में। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज स्टार्टेड जल जन अभियान इन राजस्थान। ठीक है, कहाँ पे शुरू हो रहा है भाई? राजस्थान में शुरू हो रहा है, और राजस्थान के भी सिरोही जिले में। कहाँ पे? सिरोही जिले में ये शुरू हो रहा है। और फिर वही बात आ गई कि कोई जल अभियान है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम वाटर को ऐसे यूज करें जिससे उसको हम प्रिजर्व कर सकें और फ्यूचर जनरेशन में भी उसको उपयोग में लाया जा सके, उसको यूज किया जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हवासंग 15 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किसने किया है? यानी हु रिसेंटली टेस्ट फायर्ड द हवासंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? इजराइल, चीन, उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया? यानी जो ये मिसाइल है इसको भी टेस्ट फायर रिसेंटली किसने किया है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? मैं आपको बताऊं, इसका जो फर्स्ट सफल परीक्षण है वो किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है, इसका फर्स्ट सफल परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। अब हम बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की कि दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत, इनके सम्मान में कहाँ के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है? यानी श्री मुक्तिनाथ मंदिर है एक जगह पे, जहां पे अभी बिपिन रावत जी के सम्मान में घंटी लगाई गई है। बस वो आपसे पूछ रहे हैं वो मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है। क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन एक्चुअली में क्या पूछा जा रहा है वो भी क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। वेयर वॉज द बेल इंस्टॉल्ड इन श्री मुक्तिनाथ टेम्पल इन ऑनर ऑफ लेट सीडीएस बिपिन रावत? तो कहाँ पे हुई है ये? नेपाल, बांग्लादेश, भारत या भूटान? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है जी, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। और मैं आपको बताऊं, जो ये मंदिर है ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसकी अपने आप में एक बहुत मान्यता है। अब बात हो रही है हमारे अगले क्वेश्चन की कि कवच 2023 इसका संबंध किससे है? विद हुम इज कवच 2023 रिलेटेड? वुमेन सेफ्टी, चाइल्ड अब्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी? यानी महिला सुरक्षा, बाल शोषण, आंतरिक सुरक्षा या साइबर सुरक्षा? तो जो हमारा कवर 2023 है ये किससे जुड़ा हुआ है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर। वी कैन से दैट कवर 2023 इज रिलेटेड विद साइबर सिक्योरिटी। किससे जुड़ा हुआ है? ये साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम आइडेंटिफाई करें, क्या? टू आइडेंटिफाई इनोवेटिव आइडियाज एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस टू इंश्योर साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी को हम किस तरीके से सुनिश्चित करें, कैसे हम इसमें इनोवेटिव आइडिया जोड़े, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम साइबर सिक्योरिटी को कैसे सुरक्षित करें, कैसे इसको सुनिश्चित करें इनोवेटिव आइडिया से और टेक्निकल सॉल्यूशन से। ठीक है जी, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोदी शपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? यानी ये बुक एंड ऑथर वाली सीरीज से आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिलीज द बुक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स? राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी जी या अनुराग ठाकुर जी? तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। और इसके अलावा आप जानते हैं राजनाथ सिंह जी कौन है? तो भाई ये हमारे रक्षा मंत्री हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया। तो इससे क्या है, इससे आपको
धीरे धीरे चीजें क्या होती जाती हैं, क्लैरिफाई होती जाती हैं। और इसमें क्या बताने की कोशिश की हुई है कि जो पीएम मोदी जी हैं वो ऐसे फैसले लेते हैं जिससे दुनिया भर में क्या हो, जिससे दुनिया भर में हम बदलाव देख सके, ठीक है जी, जिससे दुनिया भर में बहुत अच्छे लेवल पे और इम्प्रूवमेंट हो। सो ऐसे फैसले ही नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। बेसिकली ये बताने के लिए इस बुक को क्या किया है, लॉन्च किया है। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने पहली बार देश में समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता दी है, यानी विच कंट्रीज रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ अ सेम सेक्स कपल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। सो जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, कौन सी कंट्री ऐसी है जहां सेम सेक्स राइट्स के लिए एग्री हो गया है, पहली बार कंट्री में इस चीज में एग्री हो गया है वह देश, वो कौन सा देश है ऐसा, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। तो दक्षिण कोरिया की जो अदालत है वो समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता दे चुकी है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि जो साउथ कोरिया है वो रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ सेम सेक्स कपल फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कौन सी साउथ कोरिया की अदालत है जिसने समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है। अब हम बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हवाई सेवा समझौता पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है? तो अगर हम बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल की, सो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे मंत्रिमंडल मीन्स कैबिनेट से 15 से 20 मंत्री आते हैं, ठीक है, जो किसका हम कह सकते हैं मंत्री परिषद का एक स्मॉल पार्ट हो गए, ठीक है जी। सो ये तो एक पॉलिटिकल टॉपिक हमने रिलेट किया, बट अभी हम बात कर रहे हैं यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एयर सर्विसेज एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया विच कंट्री, खाना, पैराग्वे, गुयाना या उरुग्वे। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या फिर डी करेक्ट है? सो आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? So option C is correct over here. So we can say that Union Cabinet approved the signing of air services agreement between India and Guyana. ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस संस्थान में गेहूं की किस्म विकसित की है जो गर्मी को मात दे सकती है? यानी गर्मी को मात देने वाली जो गेहूं की किस्म है वो किस संस्थान ने विकसित की है, यानी विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ वेराइटी ऑफ व्हीट विच कैन बीट द हीट? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, आईआईटी मद्रास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो कौन सा संस्थान ऐसा है जो गेहूं की जो किस्म है उसको ऐसा डेवलप किया है कि वो गर्मी को मात दे, मतलब हम उसको गर्मी में भी एटलीस्ट प्रोड्यूस कर सके और जो प्रोडक्शन है वो खराब ना हो, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कई बार जो फसलें होती हैं उसको वो ज्यादा टेम्परेचर में खराब हो जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्यादा गर्मी हुई तो खराब, ज्यादा बारिश तो खराब। सो ऐसी जो गेहूं की किस्म है वो किस संस्थान ने अभी क्या किया है, उसको विकसित कर लिया है, उसको लॉन्च कर दिया है। क्या लगता है आपको यहाँ पे कौन सा संस्थान यहाँ पे ऐसा है? सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको लॉन्च किसने किया है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको लॉन्च किया है। जिससे क्या होगा, जिससे सिंपल सी बात है, इसका बेनिफिट क्या रहने वाला है? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर एक अच्छी तरीके से खेती हो रही है तो उससे ऑफ कोर्स प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। सेकंड नंबर पे जो इनकम है फार्मर्स की वो भी इंक्रीज हो रही है। और इसके अलावा क्या हो रहा है? इसके अलावा हमारे पास सरप्लस बच रहा है इकोनॉमी में, जीडीपी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन होने से जीडीपी तो ऑफ कोर्स बढ़ेगी। जब किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है तो जीडीपी बढ़ रही है। तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को इसके मिल रहे हैं। अब बात हो रही है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने आईएसएसएफ विश्व कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? Which medal has been won by Aishwarya Pratap Singh Tomar in the ISSF World Cup in the 50-meter rifle 3 position competition? Gold, silver, bronze या none of these? तो इसमें से कौन सा मेडल जो है ऐश्वर्या प्रताप सिंह को मिला है? क्या लगता है आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो मैं आपको बताऊं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है जी। यानी इनको कौन सा मेडल मिला है? इनको गोल्ड मेडल मिला है। और अगर हम बात करें तोमर जी तो इनको भी यहाँ पे स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है जी। कब? लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर जो तोमर जी हैं इनको भी यहाँ पे क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है।
अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशिया आर्थिक संवाद कहाँ पे शुरू हुआ है, यानी वेयर हैज एशिया इकोनॉमिक डायलॉग स्टार्टेड, मुंबई, पुणे, नागपुर या न्यू दिल्ली। तो कहाँ पे हमारा ये आर्थिक संवाद शुरू हुआ है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? क्या लगता है आपको यहाँ पे मुंबई सही है, नागपुर सही है, न्यू दिल्ली सही है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर। और मैं आपको बताऊं, ये जो डायलॉग है कब से कब तक रहने वाला है? 23 से 25 फरवरी तक ये रहने वाला है। ध्यान रखना कि वो जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 23 से 25 फरवरी के बीच में ये रहने वाला है। और इसमें जो मेन टॉपिक है वो क्या है, कि हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? तो जो मेन थीम है डायलॉग की वो क्या है? एशिया इन द एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, एशिया इज द वर्ल्ड एमर्जिंग ऑर्डर, ये मेन थीम है इस डायलॉग की। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमेरिका का कौन सा शहर जाति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने वाला शहर बना है? यानी यहाँ का एक ऐसा शहर जहाँ पे क्या होगा, जाति के नाम पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आप लोग जानते हो, चाहे जितना भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कर चुके हैं, बट स्टिल अभी भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। किस बेस पे? जेंडर के बेस पे हो सकता है, कास्ट के बेस पे हो सकता है, रिलीजन के बेस पे हो सकता है। और इसके बावजूद हमारे फंडामेंटल राइट्स इन सबको अवॉइड कराते हैं, बट स्टिल ऐसी चीज़ें आज भी जो लोग हैं वो फेस करते हैं, और वो उस चीज़ को कंप्लेंट नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं यार ये चीज़ तो होनी ही होनी। मतलब अभी भी कहीं कहीं ये मेंटालिटी स्टिल प्रेजेंट है। अभी बात हो रही है अमेरिका का कौन सा शहर है जहाँ पे जाति के आधार पर जो भेदभाव है उसको स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है? विच यूएस सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी टू इम्प्लिसिटली बैन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस? शिकागो, बोस्टन, न्यूयॉर्क या सिएटल? क्या लगता है आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या लगता है आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर। Seattle has become the first city to implicitly ban discrimination on the basis of race. और जो ये प्रतिबंध है ये किस बेस पर लगाया गया है कि जाति के आधार पर भेदभाव करना तो बिल्कुल भी किसी भी, हम कह सकते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी वे में ये करेक्ट चीज नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सीबीजे ने ऑपरेशन कनक 2 के तहत किस राज्य में 50 स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम के परिसरों में तलाशी ली है? यानी सीबीजे हैज कंडक्टेड सर्चेस इन द प्रीमिसेस ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एट 50 प्लेसेस इन विच स्टेट अंडर ऑपरेशन कनक 2। यानी कौन सा ऑपरेशन चलाया इन्होंने? ऑपरेशन कनक 2 चलाया। उसके तहत क्या किया सीबीजे ने? क्या किया है? इन्वेस्टिगेशन की है। कहाँ पे? 50 जगह पे। लेकिन वो पूछ रहे हैं कौन से स्टेट के 50 प्लेसेस पे उन्होंने क्या किया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है? गुजरात, कर्नाटक, पंजाब या फिर उड़ीसा? तो क्या लगता है आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या फिर डी? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट। पंजाब के ऐसे 50 जगह हैं जहाँ पे सीबीजे ने क्या चलाया है? ऑपरेशन कनक 2 के तहत उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है। और मैं आपको बताऊं वहां पे उनको इलीगल डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, वहां से उनको कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स भी प्राप्त हुए हैं। यानी जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो सही नहीं थे, ऐसे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी उनको मिले हैं। कहाँ पे? पंजाब में। किसने किया है ये? सीबीजी ने किया है। और कौन से ऑपरेशन के तहत? कनक 2 ऑपरेशन के तहत। अब हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया है? तो फिर से क्वेश्चन आपका अपॉइंटमेंट वाली सीरीज से आ गया है। यानी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती जा रही हैं या जब हम क्लास करते हैं तो उसमें जो अपॉइंटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं उसको आप ध्यान रखा करो। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय यूनाइटेड नेशन एज द हेड ऑफ द कैंपेन टू एंड माल न्यूट्रिशन? क्या वो राजेश राय हैं, बीवीआर सुब्रमण्यम है, मेघना पंडित है या अफशान खान है? इनका नाम देखते ही तो अभी आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि भाई ये क्या बने हैं, अब ये न्यू सीईओ बने हैं नीति आयोग के। ठीक है जी, यहां से आपको पता होना चाहिए कि ये भी क्या है, एक न्यू अपॉइंटमेंट है। अभी हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के जो हेड कौन बने हैं, किसको एंड करने के लिए? माल न्यूट्रिशन को एंड करने के लिए। क्या लगता है आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ठीक है जी, मैं आपको बताऊं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। यानी अफशान खान has been appointed by United Nation as the head of the campaign to end malnutrition। अब नॉर्मल सी बात है, अगर अपॉइंटमेंट हुई है तो कोई बेसिक पर्पस भी तो रहा है। तो बेसिक पर्पस क्या है कि कैसे हम कुपोषण को खत्म करें। क्यों?
क्योंकि जब तक कुपोषण रहेगा, नॉर्मल सी बात है, अगर कुपोषण है तो लोग क्या है, लोग हेल्दी नहीं रह सकते, वो हेल्दी नहीं रह सकते, और अगर वो हेल्दी नहीं है तो ऐसे में उनका काम करना पॉसिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं वो फिर वर्क भी नहीं कर सकते, ऐसे में जीडीपी भी नहीं बढ़ सकती, ऐसे में प्रोडक्शन भी नहीं हो सकती, और ऐसे में प्रोग्रेस भी नहीं हो सकती। तो ये सब चीजें किस क्या हो रही हैं, सब चीजें रुक रही हैं, किस वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से। और इसी रीजन से अब क्या क्या यूनाइटेड नेशन ने अफशान खान को वहां पे एज अ हेड अपॉइंट किया है, जिससे क्या करेंगे, माल न्यूट्रिशन को एंड करने की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। आर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मंगा कलाकार लीजी मात्सुमोटो, इनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये कहाँ से थे? अभी तक हम इस क्लास में बहुत से ऐसे निधन वाले क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर चुके हैं जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, अगर उनका डेथ हो रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए कि भाई किस फील्ड से रिलेटेड थे। So legendary manga artist Leiji Matsumoto passed away at the age of 85. He was from Japan, South Korea, North Korea या ताइवान। क्या लगता है आपको भाई ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे जापान से। तो जो ये लेजेंडरी मंगा आर्टिस्ट है लेजी मात्सुमोटो, ये कहाँ से थे? ये जापान से थे, ठीक है। और इनकी 85 की एज में डेथ हो गई। और इसका बेसिक रीजन क्या था? तो इनको क्या हुआ, एक हार्ट फेलियर हुआ जिससे इनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो यहाँ पे अगर रीजन की बात करूं तो हार्ट फेलियर यहाँ पे इसका रीजन रहा है। यहाँ पे हमारी जो पूरे वीक के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो खत्म होते हैं। इसमें हमने इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया और ये भी देखा कि हम उनको कौन सी कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ सकते हैं, और उसको बाइलिंगुअल मीडियम में भी पढ़ लिया, उसके ऊपर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमने जान ली। अभी यहाँ क्लास एंड नहीं हुई क्योंकि अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो आपको आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगी। जैसे पहली सीरीज है हमारे पास त्योहार और महोत्सव। यहाँ पे हमारे पास पहली सीरीज है त्योहार और महोत्सव, यानी हम कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार और महोत्सव के बारे में बात करेंगे, जैसे अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020, ठीक है। ये कहाँ पे मना है? आद्री बद्री हरियाणा में मना है। अगर मैं बात करूँ 9th नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022, ये गुवाहाटी यानी असम में मना है। इफ यू विल टॉक अबाउट कला नमक राइस फेस्टिवल 2021, तो ये कहाँ मना है? सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में। सिमिलरली मैंगो फेस्टिवल 2022 या जैगरी फेस्टिवल 2021, ये कहाँ पे मना है? ये मना है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा त्योहार है और वो कहाँ पे मना है, या फिर महोत्सव हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में। इसके बाद हम बात करेंगे कलरव पक्षी महोत्सव 2021, तो ये कहाँ पे मना है? बिहार में मना है। इसके अलावा बात करेंगे साओ जवाओ उत्सव 2022, जिसका एक और नाम शिग्मो महोत्सव भी है 2021 की अगर बात करूं तो ये कहाँ पे मना है? गोवा के अंदर मना है। मारबत उत्सव 2022 नागपुर में मना है, और अंतरराष्ट्रीय सेब महोत्सव या फूल देई त्योहार उत्तराखंड में मना है। ये कुछ ऐसे त्योहार या महोत्सव हैं जो आपको करंट की सीरीज में तो अभी नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी प्रेजेंट में नहीं मने हैं, लेकिन आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब अगर बात करें स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स की, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2022 के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की। कोलंबिया में आयोजित हुआ विश्व चैंपियनशिप, इसमें मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। तो आपको इनका नाम ध्यान होना चाहिए क्योंकि अगर कोई इवेंट हुआ है, चाहे वो स्पोर्ट्स इवेंट है कोई और इवेंट है, अगर उसमें किसी ने कोई मेडल जीता है, कोई सर्टिफिकेट जीता है, कोई अवार्ड जीता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली वेटरन शटलर सुकंत कदम, इन्होंने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में दीपिका पादुकोण ने ट्रॉफी का अनावरण किया है। इसके बाद अगर हम बात करें सिमिलरली जो हमारा इंडिया है उसने वॉन किया है थर्ड ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022। सौराष्ट्र बीट महाराष्ट्र बाय 5 विकेट्स इन विजय हजारे ट्रॉफी। Similarly, the first female referee in the men's World Cup in FIFA World Cup 2022 was Stephanie Ferprat of France. So ये सारे नाम आप ध्यान रखना जो हम आपको एक ही में स्पोर्ट्स सीरीज के अंदर कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ जो है, इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने क्या किया है? इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कनाडा डिफीट्स ऑस्ट्रेलिया टू विन फर्स्ट डेविस कप टाइटल।
और अगर बात करूं मणिपुर, तो इसने दूसरी बार लगातार उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में ये शीर्ष पर रहा है, यानी इसने टॉप किया है लगातार सेकेंड टाइम। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट सीरीज पे, वो क्या है, राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री। अब हम इस सीरीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। यानी अगर सबसे पहले हम बात करें राज्यपाल की, सो राज्यपाल यानी गवर्नर, और अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री मीन्स चीफ मिनिस्टर। और अगर हम बात करें कि गवर्नर का क्या रोल्स हैं, सो जो रोल केंद्र में यानी यूनियन में किसका है, प्रेसिडेंट का है, वही सेम रोल राज्य में किसका है, गवर्नर का है। सिमिलरली जो रोल केंद्र में प्राइम मिनिस्टर का है, वही रोल यहाँ पे किसका है, चीफ मिनिस्टर का है। सो मैं कह सकती हूँ कि जैसे केंद्र के अंदर, थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं हम, जैसे केंद्र के अंदर हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो क्या है, नाम मात्र के मुखिया हैं, और उनके पास कहने को तो सारे अधिकार हैं, लेकिन वो जो सब डिसीजंस है वो किसके बेस पे लेंगे, किससे पूछ के लेंगे, प्राइम मिनिस्टर से और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, यानी जो उसकी मंत्री परिषद है उससे पूछ के सारे डिसीजंस होंगे और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस होंगे। तो हम कह सकते हैं एक नाम मात्र के मुखिया हैं। सिमिलरली जो किसी राज्य में गवर्नर है, वहाँ के राज्यपाल हैं, वो क्या है, वो भी तो वहाँ पे क्या है, नाम मात्र के शासक हैं। क्यों, क्योंकि ये भी सारे डिसीजंस किससे पूछ के लेंगे, ये भी सारे डिसीजंस प्राइम यहाँ पे चीफ मिनिस्टर से पूछ के लेंगे। चीफ मिनिस्टर और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो ही इनको एडवाइस देगी, उसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। सो ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऑलरेडी डिफाइन है। तो हम कह सकते हैं कि जो सिचुएशन केंद्र में प्रेसिडेंट की है, वही सेम सिचुएशन राज्य में गवर्नर की है, और सिमिलरली जो सिचुएशन प्राइम मिनिस्टर की है केंद्र में, वही चीफ मिनिस्टर की है राज्य में। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि कुछ राज्य, उनके राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो जैसे आंध्र प्रदेश की बात करूं तो यहाँ के राज्यपाल कौन है, जस्टिस अब्दुल नजीर, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी। सो ये सब क्या है, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको चीजें ये याद रखनी चाहिए। और जो साथ साथ न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं तो वो तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो प्रीवियस अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं उनको भी तो रिवाइज करते रहना जरूरी है ना। और इसके अलावा बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ के गवर्नर कौन है, केटी पार्निक, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो है पेमा खंडू। सिमिलरली असम के हमारे गवर्नर कौन है, तो ये है गुलाब चंद कटारिया, और अगर बात करूं यहाँ के सीएम कौन है, तो ये है हेमंत बिस्व शर्मा। बिहार की बात करूं तो यहाँ के कौन है गवर्नर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इज नीतीश कुमार। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। छत्तीसगढ़ के हमारे गवर्नर कौन है, तो वो विश्व भूषण हरिचंद्र है। और अगर हम बात करें यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ये है भूपेश बघेल। अगर हम बात करें गोवा की, तो यहाँ के पीएस श्रीधरन, ये कौन है, ये यहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर है। और पिलाई प्रमोद सावंत, ये क्या है, ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। इसके बाद बात करें हम गुजरात की, तो यहाँ के आचार्य देवव्रत, ये यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल है। और भूपेंद्र पटेल जो है, ये कौन है, ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। अब इसका आपको बेनिफिट क्या होगा, जैसे भूपेंद्र पटेल जी का आप नाम सुनोगे आपको ध्यान आएगा गुजरात में क्या चला, एक जल अभियान चला, ठीक है, जो हमने आज ही डिस्कस किया, जिसका मेन मोटिव क्या था कि हम कैसे ग्राउंड लेवल से वाटर हम बना सकते हैं, कैसे हम रेन वाटर को इंक्रीज कर सकते हैं, उसका यूज हम मैक्सिमाइज करें, कैसे वाटर को रीयूज करें और उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करें। अगर आपको ऐसा कुछ दिखे कि हाँ भाई जैसे जल अभियान है तो ये गुजरात में स्टार्ट हुआ है, चीफ मिनिस्टर ने किया है, तो इमीडिएटली आपको नेम ध्यान आ जाएगा यहीं से कि हाँ उनके सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल जी हैं। अब बात हो रही है हरियाणा की, तो यहाँ के गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय हैं। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो है मनोहर लाल खट्टर। इसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख कृषि उत्पादन भारत एवं विश्व, यानी कि कौन सी ऐसी फसल है जो उत्पादित हुई है सबसे पहले विश्व में, कहां पे, और भारत में सबसे पहले कहां पे। क्योंकि हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में चीजें ज्यादा पढ़ेंगे, तो इंडिया में कौन से राज्य में उसका प्रोडक्शन सबसे पहले हुआ ये भी हम डिस्कस करेंगे, और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ पे उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ हम ये भी देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें चावल राइस की, तो सबसे पहले इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ चाइना में, लेकिन अगर इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे कहाँ हुआ है, पश्चिम बंगाल में सबसे पहले इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। सिमिलरली अगर मैं बात करूं गेहूं की और आलू की, तो इसका प्रोडक्शन भी सबसे पहले चीन में ही हुआ है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कहाँ पे हुआ है, उत्तर प्रदेश में।
ये कहाँ पे सबसे पहले, ये अमेरिका में प्रोडक्शन इसका स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर हम भारत को देखें तो भारत में सबसे पहले कर्नाटक में हुआ है, और दलहन यहाँ पे सबसे पहले भारत है। सो ये तो बिल्कुल ही अच्छे से ध्यान रखना कि सबसे पहले प्रोडक्शन भारत में ही इसका स्टार्ट हुआ था, और भारत में भी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके बाद बात करूं मूंगफली की, तो ये कहाँ पे सबसे पहले इसका प्रोडक्शन हुआ, चाइना में, और भारत के अंदर गुजरात में। गन्ना की बात करूं तो ब्राजील में सबसे पहले इसका प्रोडक्शन हुआ, और अगर इंडिया के कंटेस्ट में देखें तो यूपी में हुआ। सिमिलरली जूट भी ऐसा है जिसमें सबसे पहले भारत का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, और पश्चिम बंगाल में हुआ है। कहाँ पे, भारत में पश्चिम बंगाल में। तंबाकू की बात करूं तो इसकी प्रोडक्शन कहाँ से शुरू हुआ है, चाइना से शुरू हुआ है, और भारत की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में। प्राकृतिक रबर जो है, इसमें सबसे पहला प्रोडक्शन किसने किया था, थाईलैंड ने किया था। और अगर बात करें अब भारत में प्रथम कौन है, तो वो है केरल। अब बात करते हैं इसके बाद कॉफी की, तो कॉफी का सबसे पहले विश्व में कहां पे हुआ प्रोडक्शन, ब्राजील में। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो कर्नाटक में। सूरजमुखी की बात करूं तो यूक्रेन में सबसे पहले इसका प्रोडक्शन हुआ, लेकिन इंडिया में कर्नाटक में हुआ। फिर हम बात कर रहे हैं ज्वार की, तो इसका सबसे पहले कहां पे हुआ, अमेरिका में प्रोडक्शन हुआ वर्ल्ड के अंदर, लेकिन भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ। तो अब देखो कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो सबसे पहले विश्व की अगर बात करें तो वो चाइना, जैसे कपास, प्याज और चाय, ये तीनों ही सबसे पहले चीन में आए। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे भारत में प्रथम की, तो कपास यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे हुआ, गुजरात के अंदर। अगर बात करूं प्याज की, तो ये कहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र में। और चाय की बात करूं इंडिया में, सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ, असम के अंदर। ये सब क्या है, ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करूं सोयाबीन की, तो सबसे पहले ये अमेरिका में आया, और भारत में सबसे पहले कहाँ पे आया, मध्य प्रदेश में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। दूध और चीनी, इसके अलावा क्या था, दलहन और जूट। ये चार चीजें ऐसे हैं जिसमें सबसे पहले जो वर्ल्ड प्रोडक्शन में कौन आगे है, हमारा इंडिया आगे है। और अगर बात करूं इंडिया में बात करें हम दूध की, तो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, उत्तर प्रदेश ने। और हम बात कर रहे हैं अगर चीनी की, तो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया इंडिया में। इसके बाद बात कर रहे हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी की, यानी कि हम जो एनवायरनमेंट की क्या सिचुएशन है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर भारत के जो पहले बायोटेक पार्क है, इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के घाटी में किया गया है। यानी नॉर्थ इंडिया फर्स्ट बायोटेक पार्क इनॉग्रेटेड एट घाटी इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो अब यहाँ से नॉर्थ इंडिया का पहला है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। ये कुछ ऐसी एडिशनल सीरीज है जो आपको हेल्प करेंगी। सिमिलरली, अ न्यू स्पीशीज ऑफ मंकी रिसेंटली फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश हैज बीन आफ्टर सेलापास। यानी अरुणाचल प्रदेश जो बंदर की नई प्रजाति पाई गई है, उसको सेलापास के नाम पर उसका नाम रख दिया गया है। यानी जब अरुणाचल प्रदेश में एक नई स्पीशीज पाई गई, तो उसका नाम किसके बेस पे किया गया है, सेलापास के नाम पे उसका नाम रखा गया है। हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। ये सब क्या है, ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री फाउंड इन राखीगढ़ी, हरियाणा। इसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिल ही जाएगा। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्या है, ये टॉप प्रोड्यूसर है वेजिटेबल्स का प्रेजेंट टाइम में। और बात करूं काजू वैली वेटलैंड, ये तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित हो चुका है। यानी काजू वैली वेटलैंड डिक्लेयर्ड 16th बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु। श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। यानी जैसे यूनेस्को है, तो उसने एक सीरीज बनाई और उसमें कुछ स्पेसिफिक जगहों के, कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस को इंक्लूड किया। तो प्रेजेंट टाइम में श्रीनगर को किसमें इंक्लूड कर लिया गया है, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। यानी श्रीनगर हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। सो यहाँ पे हमारी क्लास एंड होती है, जिसमें हमने पूरे वीक के टोटल 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया। और यहाँ से आपका बहुत मिनिमाइज टाइम में सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं, जिससे बाहर आपको इस वीक के तो कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। यहाँ पे जितनी भी न्यू अपॉइंटमेंट्स हों, या फिर उसके अलावा कौन से एक्स्ट्रा अवार्ड्स हो, कौन सी फैसिलिटीज हो, या फिर हम बात कर रहे हैं डेथ वाली, सब जितने भी सीरीज थी उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है।
अब इसके बाद आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूं। हमारी भव्यम क्लास आपके लिए लेकर आई है करंट अफेयर की बुक। इसमें मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको पूरे मंथ के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं करंट अफेयर के, जिसमें आपको इसके क्वेश्चन भी मिलेंगे, साथ में इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो भी मिलेगा, और इसके साथ साथ आप लोगों को इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिलने वाली है। सो है ना एकदम कमाल की बात, एकदम आपके लिए गुड न्यूज वाली चीज है ये। यानी ये बुक, और सबसे मेन चीज, इस बुक का कोई भी प्राइस आपसे नहीं लिया जा रहा। ये बुक आपको भव्यम क्लासेस के ऑफिस में या फिर सभी बुक डिपो में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। सो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। जो जो अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये खुद ही बुक सब कुछ डिक्लेयर कर रही है। चाहे आप यूपीएससी आईएएस पीसीएस दे रहे हो, एसएससी में एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ बैंक रेलवे DSSB KVS या कोई भी ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप दे रहे हो, उसमें आपको करंट की क्वेश्चंस पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो ऐसे में पूरे वीक के क्लासेस तो आप ले ही रहे हो, लेकिन मंथ को, पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए हमने ये बुक लॉन्च करी है, जो आपको हमारे भव्यम क्लासेस के ऑफिस में, इसके अलावा सभी बुक डिपो में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। और आपको इसकी जो PDF है वो हमारे भव्यम क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन में भी मिलेगी और टेलीग्राम में भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। सो इस बुक को आप एक्सेस करो, इससे पढ़ाई करो, क्योंकि ये आपको सारी रिटर्न इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है और उसके बारे में सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल रही है। और इसके साथ आपको यहाँ पे बुक के पीछे कुछ कोर्सेज के बारे में भी पता लगेगा कि हमारा चैनल आपको कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। सो इसको भी देखना और साथ साथ अपने करंट की तैयारी अच्छे से करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और भाई सबको बता देना कि इससे अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकती। एक तो इतनी बढ़िया चीज मिल रही है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अपने फ्रेंड्स को भी बताना और सबके सब इससे अच्छे से पढ़ाई करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।